हरियाणा में राजस्व विभाग में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पटवारियों की हड़ताल खत्म होने के बाद अब तहसीलदार और नायब तहसीलदार हड़ताल पर चले गए। इसकी वजह से राज्य में हजारों रजिस्ट्रियां अटकी हुई हैं और सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। शुक्रवार से शुरू हुई ये हड़ताल 3 अधिकारियों के निलंबन के विरोध में है। रेवेन्यू ऑफिसर एसोसिएशन के बैनर के तले हड़ताल कर रहे तहसीलदारों का कहना है कि निलंबन और गिरफ्तारियां बिना जांच के हो रही हैं। एसोसिएशन ने गुरुग्राम के वजीराबाद में नायब तहसीलदार नरेंद्र कुमार, नारायणगढ़ के नायब तहसीलदार संजीव अत्री और पंचकुला के रायपुर रानी के तहसीलदार विक्रम सिंगला के निलंबन का विरोध किया है। हरियाणा में तहसीलदारों की हड़ताल से रजिस्ट्रियां ठप, राजस्व विभाग में विवाद बढ़ा, हजारों रजिस्ट्रियां अटकी। सरकार ने डीआरओ और एसडीएम को दिए रजिस्ट्री के अधिकार, लोगों को परेशानी, राजस्व को नुकसान। एसोसिएशन ने मांगी जांच से पहले अनुमति, हड़ताल जारी रहने की चेतावनी। तहसीलदारों की हड़ताल से राज्य में करीब 11,000 रजिस्ट्रियां लंबित हैं। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 2,435, फरीदाबाद में 713, सोनीपत में 647, रेवाड़ी में 523 रजिस्ट्रियां अटकी हुई हैं। शुक्रवार को पूरे प्रदेश में सिर्फ पंचकुला में 1 रजिस्ट्री हुई। इस संकट को निपटाने के लिए सरकार ने जिला राजस्व अधिकारी और एसडीएम को रजिस्ट्रियां करने के अधिकार दिए हैं। इस हड़ताल का सबसे ज्यादा असर अंबाला में देखने को मिल रहा है। तहसील परिसर जो कभी भीड़भाड़ से गुलजार रहता था, अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक बड़ा आर्थिक नुकसान छिपा हुआ है। रोजाना करोड़ों रुपए का राजस्व सरकार के खजाने में जाने की बजाय हड़ताल की भीड़ चढ़ रहा है। प्रॉपर्टी डीलरों को कहना है कि पहले सॉफ्टवेयर से परेशान रहते थे, फिर पटवारी हड़ताल पर चले गए और अब तहसीलदार हड़ताल पर हैं। उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है। सरकार ऐसा है, सरकार ने कोई सॉफ्टवेयर अपडेट किया था, उसके चक्कर में पहले तो प्रॉब्लम आ रही है ना कोई खाना घास की रजिस्ट्री की। उसके लिए जाते हैं, मतलब डीसी साहब से हम 2-3 बार मिल चुके हैं, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसका जल्दी ही सोल्यूशन निकाल दिया जाएगा। उम्मीद है भी आने वाले टाइम में ये समस्या नहीं रहेगी और हमारे जो कस्टमरों को इस तरह की परेशानियां नहीं उठानी पड़ेगी। राजस्व पे हरियाणा सरकार के काफ़ी नुकसान है। करीब 1 हफ्ते से लोग आ रहे हैं, वापस चले जाते हैं। तो किसी ने शादी करनी है, किसी ने कोई और प्रॉपर्टी ले रखी है, तो नुकसान तो होता ही है। अभी हमारी जो कल गवर्नमेंट ने लेटर जारी कर दिया है इसके बारे में, फिर एसडीएम्स हैं वो भी रजिस्ट्री करेंगे। तो गवर्नमेंट की चिट्ठी भी आ गई है और हमारी जो आईडी बनती है वो आईडी भी बना दी हमने। अब जो भी लोग अपनी अपॉइंटमेंट लेंगे, आज जिनके डॉक्यूमेंट ठीक होंगे तो उनकी रजिस्ट्री कर दी जाएगी। इधर तहसीलदारों के स्ट्राइक पर मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि रजिस्ट्री को पेपरलेस किया गया है और लोगों को सुविधा देना सरकार का प्रथम दायित्व है। नहीं, सारी व्यवस्थाएं सारी हैं, ऐसा नहीं है कोई किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था हो। हमने इसको पेपरलेस किया है और कई बार अगर कोई किसी को लगता है कि गलत हुआ है तो एप्लीकेशन दे जाकर के एसीएस को, परंतु काम करना और लोगों को सुविधा देना ये हमारी सरकार का प्रथम दायित्व है। जब मैं हर बात को सुनता हूँ, लोगों की समस्या का समाधान करता हूँ, उसका समाधान करने का हमारे अधिकारी ही करेंगे और कौन करेगा। अगर हमारे अधिकारियों में कहीं कोई दिक्कत है या उनको कोई लग रहा है हमारे साथ न्याय हुआ है तो एप्लीकेशन दे, उसके न्याय को दूर कर देंगे। हरियाणा सरकार का यह कदम कितना प्रभावी होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हड़ताल से लोगों की परेशानी और राजस्व नुकसान साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्या तहसीलदार जल्द काम पर लौटेंगे या विवाद और बढ़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मुद्दे पर चर्चा करने से पहले कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। सवाल ये कि कब तक चलेगी तहसीलदारों की हड़ताल, और सवाल ये भी कि रजिस्ट्रियां अटकने से कितना नुकसान होगा। सवाल ये भी उठता है कि निलंबन के फैसले को कितना न्याय संगत देखा जाए। सवाल ये भी है कि एसोसिएशन की जो ओर से मांग की जा रही है वो कितनी जायज है और क्या इन मांगों को मान लिया जाए। आखिरी सवाल ये भी है कि कब काम पर लौटेंगे तहसीलदार, ये भी बड़ा सवाल है। तो देखिए, यही वो सवाल हैं जिनके जवाब आज की इस चर्चा में हम तलाशेंगे और इसी के साथ साथ इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे।
और चलिए अब चर्चा का रुख करते हैं। संदीप हिंदुस्तान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, और प्रद्युम्न जोशीला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रद्युम्न जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ही चाहूंगी कि आप इस मुद्दे पर विस्तार से विश्लेषण करते हुए समझाएं कि एक तरफ पहले हम देखते हैं कि प्रदेश में किस तरह की स्थिति बनती है, पटवारी पहले हड़ताल पर जाते हैं, उसके बाद अब तहसीलदारों का हम देख रहे हैं कि किस तरह से हड़ताल देखने को मिल रही है। मुख्य तौर पर इस हड़ताल को और इन मांगों को आप किस तरह से देख रहे हैं और इनमें क्या वाजिब पॉइंटर्स आपके हिसाब से निकलकर सामने आ रहे हैं? देखो, प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद जब मनोहर लाल खट्टर साहब पहली बार मुख्यमंत्री बने और दूसरी बार भी बने, तो उनके 9.5 साल के कार्यकाल में अक्सर इस तरह की खबरें आती रहती थी कि आज फला विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, आज फला विभाग के अधिकारी कर्मचारी और अधिकारी वो जो है हड़ताल पर है। तब सरकार लगातार पसोपेश के हालात में बनी रहती थी। लेकिन नायब सिंह सैनी ने जब से कार्यभार संभाला था, तब से इस तरह के कोई गंभीर मामले अभी तक सरकार के उसमें नहीं आए थे कि कोई इतने बड़े स्तर पर हड़तालें नायब सिंह सैनी के कार्य हुई हों। लेकिन पिछले कुछ एक दिन से, चाहे पहले स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की हड़ताल हो, उसके बाद ये पटवारियों की हड़ताल, उसके बाद अब तहसीलदार जो एक बड़ी जिम्मेदारी का पद है उस पर बैठे हुए जो अधिकारी हैं वो जब हड़ताल पर बैठ गए हैं, तो निश्चित रूप से प्रदेश की सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। प्रदेश की सरकार को ऐसा माहौल हरियाणा प्रदेश में बढ़ाने की जरूरत है जिससे इन अधिकारियों और कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने की जरूरत ही ना पड़े, और जो जाए फिर उस पर जो है कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल असली कहानी क्या है, जो ये एसोसिएशन बनी हुई हैं विभिन्न प्रकार के जितने भी सरकारी विभाग हैं उनमें, वो सरकार पर इस तरह का एक दबाव बना देती हैं जिससे सरकार को आखिरकार झुकना पड़ जाता है। और हड़ताल, उस दिन कोई हड़ताल चल गई तो होना तो ये चाहिए कि उस 10 दिन में उनको वेतन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन होता ये है कि उसके बाद वो जब समझौता होता है तो बिना काम किए उन अधिकारियों और कर्मचारियों को तनख्वाह सरकार देती है, जिसकी वजह से दूसरे डिपार्टमेंट्स के कर्मचारी और अधिकारियों में भी इस तरह की एक उनकी मनस्थिति हो जाती है कि वो भी फिर हड़ताल का रुख अपना लेते हैं। जहां तक बात है तहसीलदारों की इस हड़ताल की, प्रदेश की सरकार और प्रदेश की सरकार के संबंधित विभाग अगर किसी कर्मचारी या किसी अधिकारी की कोई शिकायत आएगी तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये प्रदेश चलेगा कैसे? अब 2-3 या जिन भी तहसीलदारों पर प्रदेश की सरकार ने कार्रवाई करने का काम किया है, अगर वो सही होंगे तो वो आगे चैलेंज भी दिया जा सकता है उस चीज को। हाँ, मैं ये भी मानता हूं कि केवल अगर किसी ने झूठी शिकायत उनकी की है तो उस झूठी शिकायत करने वाले को भी सजा मिलने की जरूरत है। क्योंकि जिसके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, अगर कल न खुदा न खास्ता वो निर्दोष पाया जाता है तो उसके इन दिनों की भरपाई कौन करेगा? ये सबसे गंभीर विषय है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जो पिछले काफी समय से इस तरह की बयानबाजी लगातार देते रहते हैं कि मैं अधिकारियों की चूड़ी टाइट कर दूंगा, मैं जो है पुलिस के कर्मचारी, पुलिस के अधिकारियों को जो है ऊपर से और नीचे की रैंक पर बैठा दूंगा, लेकिन ये सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। जहां तक तहसीलों की बात है, जो लोग रजिस्ट्री करवा रहे हैं हरियाणा प्रदेश के किसी भी इलाके में, उनमें से आप ये पूछ के देखिए कि उनको जितना पैसा वहां अलग अलग लिया जाता है जब वो जाते हैं तो उनको कितनी रसीदें मिलती हैं उन चीजों की जी। और ये बात आज से नहीं, प्रदेश में विपक्ष भी लगातार इस चीज को उठा रहा है कि तहसीलों में जब रजिस्ट्रियां करवाई जाती हैं तो उसमें रिश्वत चलती है। ये बात विपक्ष के लोग भी लगातार कह रहे हैं। तो प्रदेश की सरकार को एक ऐसा सिस्टम जनरेट करने की जरूरत है जिससे, ऑनलाइन तो कर रही है सरकार, लेकिन वो ऑनलाइन जो सिस्टम कर रही है, पेपरलेस जो सिस्टम कर रही है, वो धरातल पर भी उतरना जरूरी है। ठीक है जी। संदीप जी, अब मैं आपका रुख करते हुए आपसे समझना चाहूंगी कि पेपरलेस रजिस्ट्री वाला जो बयान था वो भी अभी हमने सुनाया कि मुख्यमंत्री की ओर से क्या कुछ कहा गया, कल ही इस चीज को लेकर उन्होंने बयान दिया। लेकिन जो हम अभी ग्राउंड रियलिटी का जिक्र प्रद्युम्न जी कर रहे थे
क्या आपको लगता है कि अभी किसी स्तर पर कमी है जिसका खामियाजा प्रदेश के राजस्व को अब भुगतना पड़ रहा है? ये जो तहसीलदारों की हम देख रहे हैं हड़ताल के तौर पर। जी दीपिका जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आपकी आवाज पहुंच रही। जी जी देखिए दीपिका जी, मैं थोड़ा विस्तार से आपको बताना चाहूंगा कि जब से 2014 से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लेके अब तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो जो अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, जिससे हरियाणा की जनता की जो परेशानियां थी, जो दिक्कतें थी, वो बहुत आसान हुई है। अगर मैं 1 मिनट 2014 से पहले की नजर डालूं तो आप बताइए भ्रष्टाचार की क्या स्थिति थी? पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। आप चाहे रोजगार की बात करें, तब भी युवाओं को पैसे के बैग भर के देने पड़ते थे, उसमें भ्रष्टाचार होता था। चाहे ट्रांसफर पॉलिसी थी, वो किस तरीके की थी, ट्रांसफर करवाने के लिए भी बैग देना पड़ता था। तहसीलों में क्या स्थिति थी? रजिस्टर की बात छोड़िए, किसी को अपना बीसी ओबीसी सर्टिफिकेट डोमिसाइल बनवाना पड़ता था, उसके लिए भी पैसे देने पड़ते थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2014 में, तो हमारी सरकार की जो भ्रष्टाचार पे नीति है वो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार पर हमारा जो कदम है वो जीरो टॉलरेंस है। किसी भी सूरत में किसी भी अधिकारी को नहीं बख्शा जाएगा, कि उसकी पहुंच कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अब जाते हैं कि ये जो हड़ताल है, इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, हड़ताल कौन कर रहे हैं? भाई हड़ताल जो करने वाले जो लोग हैं, तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकार ने भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई की है। सरकार के संज्ञान में आया है कि जिन लोगों ने गलत तरीके से रजिस्ट्रियां की गई हैं, उन अधिकारियों को, उन तहसीलदार को, उस नायब तहसीलदार को सस्पेंड किया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से विपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या सरकार को भ्रष्टाचार पे एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्या भ्रष्टाचारियों की सरकार को मदद करनी चाहिए क्या इनके अनुसार? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चाहे इनकी पहुंच की कहीं तक भी हो, सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। हम भ्रष्टाचारियों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शेंगे। नंबर 1 बात। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जो अमूलचूल परिवर्तन हुआ है 2014 से लेकर 2026 तक, सरकार ने हर डिपार्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की जब बात होती है तो वहां पे भाजपा की बात होती है, क्योंकि जहां भाजपा है वहीं पारदर्शिता है। पहले की सरकारों में मैंने बताया आपको क्या होता था। आज जमाना क्या आ गया, चाहे किसी को अपना डोमिसाइल बनवाना हो, चाहे अपनी कास्ट सर्टिफिकेट बनवानी हो, या अपने जमाबंदी फर्ज जो भी कुछ चीजें देखनी हो, अपने पोर्टल पे जाए, वहां से देख सकता है। अगर बनाना है तो खुद की आईडी क्रिएट करे और वहां से क्रिएट कर सकता है। हम कहां तक चीजों को ले आए कि पेपरलेस रजिस्ट्री की यहां पे बात हो रही है। आप देखो पहले के जमाने में क्या चीज थी, इन लोगों की सोच ही नहीं थी। पेपरलेस रजिस्ट्री क्या होगी, ऑनलाइन रजिस्ट्री क्या होगी, इनकी सोच ही नहीं थी। ये चीजें इतनी आसानी से नहीं हुई। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा दूंगा। हमारी सरकार आने के बाद लगभग 40 करोड़ राजस्व अभिलेख, 40 करोड़ राजस्व अभिलेख का डिजिटलाइजेशन किया गया है। स्कैनिंग करके डिजिटलाइजेशन किया गया है। हरियाणा की जितनी भी भूमि है उसका डिजिटलाइजेशन हुआ है। उससे फायदा क्या हुआ? आज कहीं पे फसल का खराबा होता है तो पता चल जाता है कि कितनी फसल खराब हुई है, कितनी एकड़ खराब हुई है। पहले क्या होता था, किसी का खराबा 1 एकड़ का होता था, मुआवजा वो 6 एकड़ का लेते थे, उसके बदले में उनको चेक 2 रुपए के ही मिलते थे। आज नहीं है। हमारी सरकार ने रोड टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी भूमि का मैपिंग की है। कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसको परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। उसके बाद चीज आई पेपरलेस रजिस्ट्री की। जब हमारे पास सारी चीजें हैं डिजिटल उसमें, तो हम पेपरलेस रजिस्ट्री की बात कर रहे हैं। उससे भी ऊपर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अभी प्रद्युम्न जी ने पेपरलेस रजिस्ट्री पर ही अपना काउंटर दिया है कि आप लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन धरातल पर उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो नहीं देखने को मिल रहा। अभी भी जगह जगह आप देखेंगे तो वहां पर लोग पर्चियां लेकर घूम रहे हैं। अभी तक 3 महीने हुए हैं, लगभग 50,000 से ज्यादा रजिस्ट्री हो चुकी है। दीपिका जी, 50,000 से ज्यादा
पेपरलेस रजिस्ट्री हो चुकी है। और मैं एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं, ये जो बोल रहे हैं कि तहसीलों के चक्कर काटने पड़ेंगे, ये करने पड़ेंगे, अब तो फेसलेस रजिस्ट्री का जमाना आ गया जी। आपको कुछ समय में देखना पड़ेगा कि आपको फोटो खिंचवाने के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ एक बार आपको तहसील में जाना पड़ेगा फेसलेस रजिस्ट्री में, वो आधार कार्ड से लिंक होगी। आपको वहां जाके सिर्फ एक बार आपको तहसील में जाना पड़ेगा। आप पहले का वक्त याद करेंगे तो एक काम के लिए तहसील के 10 से 12 चक्कर लगाने पड़ते थे, और आज क्या है, आज घर बैठे हरियाणा की जनता, प्रदेश का कोई भी आम नागरिक अपनी सुविधाओं का आराम से लाभ उठा रहा है। तो हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि भ्रष्टाचार पे चोट होगी। सरकार की मंशा स्पष्ट है, जिसको भी शक है, संदेह है, किसी प्रकार की शंका है, तो अपना जवाब दे, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन भ्रष्टाचार पे किसी भी प्रकार का रवैया हमारा कमजोर नहीं हो। कृष्ण शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। कृष्ण जी, मैं जो सवाल अभी संदीप जी ने विपक्ष के लिए उठाया है, उसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए और ऐड ऑन करते हुए आपसे समझना चाहूंगी। एक तरफ तहसीलदारों की हड़ताल है, लेकिन दूसरी तरफ इस मुद्दे पर पेपरलेस रजिस्ट्री को लेकर सीएम का बयान भी सुना। अभी संदीप जी भी कह रहे हैं कि क्या विपक्ष नहीं चाहता है कि जहां अगर भ्रष्टाचार है, अनियमितताएं हैं, वहां पर कार्रवाई की जाए? अगर हाँ तो साथ देना चाहिए, और अगर ना तो आपको किस मोर्चे पर लगता है कि गलत हो रहा है? आप अपना स्टैंड बताइए, पार्टी का स्टैंड बताइए। मैडम जी, पहले तो आप सबको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। मेरी आवाज मैडम जी आ रही है ना? जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। मैडम जी देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी सरकार अगर कोई एक्शन करती है भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ या भ्रष्ट कर्मचारी के खिलाफ, तो उसका स्वागत करना चाहिए। जनता को परेशान करने वाले अधिकारी दंडित ही होने चाहिए। लेकिन मैडम जी, इस मामले में जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार लगभग 6-7 दिन उनको हो गए हड़ताल पे, पेन डाउन हड़ताल, इस पे थोड़ा शक होता है विपक्ष का। और एक जनता में एक मैसेज है, ये कोई रजिस्ट्री का ही मामला नहीं है भाई, रजिस्ट्री जमीन रजिस्ट्री करवा दी, इसमें गरीब लोगों के डोमिसाइल है, जाति प्रमाण पत्र है, अनेक ऐसे इन्होंने जो बीजेपी ने खड़े कर दिए, एक डिजिटल पोर्टल खोल दिया है जिसमें सारे बात ऑनलाइन होती है। तो उसमें एक दिक्कत आ गई है जनता के सामने, और जनता सड़कों पे है। देखो, तहसीलदार और नायब तहसीलदार, ये पीछे मनोहर लाल सरकार में भी एक, आपने पता है, रजिस्ट्री घोटाला एक व्यापक रूप से हुआ था, जिसमें कई 100 करोड़ की बात सामने आई थी, स्टाफ ड्यूटी की वगैरह वगैरह, उसमें कई बातें हुई थी, उसका कोई रिजल्ट आज तक नहीं आया। तहसीलों में सरेआम दलाली, दलाल और तहसीलदार जो रजिस्ट्री करते हैं उनकी परसेंटेज बंधी हुई होती है। क्या मैडम जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तो एक अच्छे चैनल की एक एंकर हो, क्या बगैर किसी सरकार के किसी अधिकारी की हिम्मत है? इस पे ये शक ये होता है कि तहसीलदार जब माल दे रहे थे सरकार को, तो इनको सस्पेंड क्यों किया गया? तहसीलदारों का ये ऑब्जेक्शन हो सकता है, मेरा मानना है, मैं नहीं कहता कि ये बात है। और तहसीलदार जब मलाई दे रहे हैं अपने सरकार को, तो इनको क्यों परेशान किया जा रहा है? कह रहे हैं हमें क्यों परेशान किया जा रहा है? संदीप जी, बात पूरी हो जाने दीजिए कृष्ण जी की। मैडम जी, नहीं, आप अपनी बात पूरी करिए, आप अपनी बात पूरी करिए। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मैं वही कह रही हूँ कि मैं लौटूंगी, पहले आपकी बात पूरी हो जाने दीजिए, आप अपनी बात रखिए। मैडम जी, अगर आज तक पहले भी कांग्रेस राज में भी, नेल्लो राज में भी तहसीलदार भी, पटवारी भी सस्पेंड हुए हैं, बर्खास्त भी हुए हैं, क्या इतना व्यापक रूप से कभी आंदोलन हुआ? नहीं हुआ। तो अब क्यों है? क्योंकि ये मिली जुले हैं, शासन और प्रशासन मिलके जनता को लूट रहा है, वहां इनके दल्ले बैठे हैं, और उन दल्लों से बचने के लिए तहसीलदार कह रहे हैं जब हम माल दे रहे हैं तो फिर हमें सस्पेंड और बर्खास्त क्यों किया जा रहा है, निलंबित क्यों किया जा रहा है? ये झगड़ा है मैडम जी। और दूसरा, ये कहते थे ईमानदार सरकार है, आप श्रमिक घोटाला उठा के देख लीजिए, आप तरह के, कल ही बात आई है कि एक डुप्लीकेट इंस्पेक्टर बन के वो चालान काटता था। ये किसी इतने घोटाले सरकार में मैडम जी हुए हैं, तो उनके उल्लेख भी किया जा सकता। पिछला रोड़ा रोते शेख न शेख, अपना आपा देखो, अरे अपना आपा देखो। आप लोग के भ्रष्टाचारी तंत्र गली गली में फैले हुए हैं, वो लोग फार्म भरवा देते। देखिए कितने
कितने 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन कट गई। कहते कि हमें तो काटनी नहीं, कंप्यूटर ने काट दी। और 12-14 लाख मतलब इलेक्शन के बाद बीपीएल कार्ड कट गए, बोले हमने तो काटे नहीं, वो तो आपकी इनकम टैक्स में आपकी फैमिली आईडी से कट गई। आप मैडम ये हो क्या रहा है देश में, प्रदेश में? क्या गरीब लोगों को इस तरह से मतलब बरगला के उनको वोट लेके उनको फिर काट दिया जाएगा? ये बिल्कुल इनकी मिली भगत है, ये ध्यान दूसरा करना चाहते हैं तहसीलदारों की। बहुत छोटा सा काउंटर दीजिएगा संदीप जी इस पर। जी दीपिका जी, देखो मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने इतने बेकार शब्दों का यहाँ पे उपयोग किया है। तहसीलदार मलाई बेचते नहीं है, वो नहीं बेचते। इनको बताना चाहूंगा ये नायब जी की सरकार है, ये भाजपा की पारदर्शी सरकार है। ये मलाई वाला जमाना आपके समय था साहब, हमारे यहाँ नहीं होता। आपके तो प्रधानमंत्री ने बोला था मैं एक ऊपर से 1 रुपया बेचता हूँ, नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। ये हमने नहीं कहा, ईमानदारी से बोल रहा था ना। 1 रुपया बेचते हैं, नीचे डायरेक्ट 1 रुपया पहुंचता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमारी स्कीम, आपने नाम सुना है कि नहीं सुना? आपके समय में तो जिन बुजुर्गों की आप बात कर रहे हो उनको पेंशन पहली चीज टाइम से नहीं मिलती थी। पेंशन के लिए बुजुर्गों को 2 से 3 महीने के चक्कर काटने पड़ते थे, और उसके बाद भी आती थी वो कट पीट के आती थी। हमारे यहाँ पे 3000 बेचते हैं ना तो 1 क्लिक में 3000 पहुंचता है। किसानों के खाते में प्रधानमंत्री सम्मान निधि से 6000 बेचते हैं तो 6000 पहुंचते हैं। किसानों के खाते में जो मुआवजा राशि होती है 15,500 करोड़ रुपए की राशि हमने दी है, वो 1 क्लिक से दी है। कोई माई का लाल प्रदेश में ऐसा नहीं है जो ये बोल दे कि भ्रष्टाचार हुआ इस सरकार में, या कोई किसान ये बोल दे कि मेरे को ये पैसा आना था लेकिन मेरी जगह किसी अधिकारी को पैसा चला गया। आप बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकते हैं। आपके समय में किसकी सरकार? दामाद की सरकार, डीलरों की सरकार, चलिए आरोप तो लगे रहे, प्रदर्शन तो हो ही रहा है, करप्शन पे था, सीएलयू की क्या हालत थी? आप किस तरीके के आरोप लगा रहे हैं? ये नॉन स्टॉप हरियाणा है, ये विकसित हरियाणा है, ये नायब जी का नॉन स्टॉप हरियाणा है जहाँ डिजिटल ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, रजिस्ट्री की बात होती है, रजिस्ट्री की बात होती है। आपको इस तरीके के बेबुनियाद आरोप लगाने का हक नहीं है। ठीक है संदीप जी, मैं लौटूंगी। आप शिकायत कीजिए, आपके पास कोई प्रूफ है आप शिकायत कीजिए। अरे प्रूफ हड़ताल है, शिकायत कीजिए ना। आप जनता के कंधे पे बंदूक रख के मत चलिए। भ्रष्टाचारियों को किसी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा, भ्रष्टाचारियों को किसी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। कोई तहसीलदार हो, कोई नायब तहसीलदार हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। जो भ्रष्टाचार करेगा, देखिए इस वक्त जो प्रदेश में स्थिति है उससे हर कोई वाकिफ है। संदीप जी सुनिए, अब सुनिए जरा सुनिए, लगातार बोलते रहेंगे तो दूसरों को भी मौका नहीं मिलेगा और डिबेट भी नहीं हो पाएगा। प्रदेश में आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है और पारदर्शी तरीके से चल रहा है। अगर ऐसा है तो क्यों नहीं अब तक जो तहसीलदारों की स्ट्राइक है उसे खत्म करवा पाए आप लोग? क्यों वो आरोप जो लगा रहे हैं उन पर आप लोग एक समन्वय नहीं बना पाए हैं? मैडम जी तहसील ऐसे एक मिनट आप जी सेकंड, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक नहीं है जिसमें भाजपा के लोग कॉलोनियां नहीं काट रहे हैं, अवैध कॉलोनियों की भरमार है और वही तहसीलदारों पे एक्शन है। तहसीलदार कह रहे हैं भाई आप अपनी कॉलोनियों को रजिस्ट्री कराते हो हमारे से ले दे के, और आप लोग ही हमारे को सस्पेंड कराते हो। मामला ये है, ठीक है, ये भ्रष्टाचारी तंत्र है। इस पर भी मैं जवाब ले लूंगी। प्रद्युम्न जी, क्या आप मानते हैं कि जो पटवारियों के स्ट्राइक का और हड़ताल हम इस वक्त देख रहे हैं उसकी एक बड़ी वजह, जिस तरह से हमने देखा कि 3 जो यहाँ पर नाम सामने आए हैं, मुख्य तौर पर वजह भी पटवारियों तहसीलदारों की ओर से बताई गई है कि किस लिए स्ट्राइक की जा रही है, लेकिन क्या जिस तरह से कृष्ण जी से भ्रष्टाचार से जोड़कर देख रहे हैं उससे भी जोड़कर देखा जा सकता है? क्या एक पहलू इससे भी देखा जाए? देखो ऐसा मैडम, इसमें कतई कोई दो राय नहीं कि अगर किसी अधिकारी पर सरकार ने कार्रवाई की है और उसको लेकर के अगर ये तहसीलदार जो है हड़ताल पर हैं तो ये तो एक बेबुनियाद सी बात लगती है। कल को अगर मान लीजिए कोई डीसी है, कोई आईएएस अधिकारी है और वो किसी मामले में जो है उस पर कार्रवाई होगी तो क्या प्रदेश के सारे आईएएस हड़ताल पर बैठ जाएंगे? यूं तो फिर प्रदेश का जो है ढांचा ही बिगड़ जाएगा अपने आप में। असली कहानी जो है वो ये है कि संदीप जी भी जिस जिले से आते हैं, मेरे ही जिले से आते हैं, और इसी जिले की अगर मैं बात बताऊं आपको, आप ज्यादा दूर मत जाओ, हरियाणा सरकार ने पीछे एक फैसला किया था कि जो सोसाइटीज हैं
जो कार्ड की कॉलोनियां कटती हैं, उन सोसाइटियों के नाम जमीनें नहीं हो रही थी, लेकिन आज भी बेधड़ल्ले से नई नई कॉलोनियां कट रही हैं और उनको जो लोग प्लाट ले रहे हैं उनको कार्ड इशू किए जा रहे हैं। आखिर प्रदेश की सरकार कहां बैठी हुई है? कहां है प्रदेश का इंटेलिजेंस और सीआईडी और जो प्रदेश के संबंधित विभाग हैं उनके मंत्री और अधिकारी क्यों नहीं मुख्यमंत्री तक इस चीज की रिपोर्ट दे रहे कि प्रदेश में इतना बड़ा गड़बड़ झाला हो रहा है, आम लोगों की जेबें काटी जा रही है, एक तरह से अवैध कॉलोनियां हर रोज पनप रही हैं, उनमें किस तरह से तो रजिस्ट्रियां हो रही हैं, क्या उनमें से किसी तहसीलदार पर कोई कार्रवाई प्रदेश की सरकार ने की है? या वो जो कॉलोनाइजर हैं वो बिना रजिस्ट्री के ही जो है सोसाइटियों के कार्ड वितरित कर रहे हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है। दूसरी बात सोचने वाली ये है कि जिस प्रदेश में तहसीलदार जैसी पोस्ट पर बैठे हुए कर्मचारी अधिकारी अगर हड़ताल पर चले जाते हैं तो फिर इस प्रदेश को चलाएगा कौन? प्रदेश के मुख्यमंत्री को तुरंत प्रभाव से जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, ठीक है आपने रजिस्ट्री करने के अधिकार एसडीएम को दे दिए, लेकिन तहसीलदारों के और भी तो बहुत से काम होते हैं जी। कल ने किसी एसडीएम पर कार्रवाई होगी और ये एसडीएम भी हड़ताल पर बैठ गए तो फिर क्या करेगी प्रदेश की सरकार? प्रदेश के मुख्यमंत्री को तुरंत प्रभाव से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, मैं इस बात से भी सहमत हूं। अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बात कही कि डिजिटलाइजेशन जिस तरह से किया है वो बड़ा सराहनीय है। 2014 से पहले ये हालात थे कि पटवारियों को ढूंढना पड़ा करता और वो पटवारी मिला नहीं करते, लेकिन कम से कम प्रदेश की सरकार ने, चाहे वो मनोहर लाल की सरकार हो, उसने जिस तरह से डिजिटल किया, चाहे वो फर्द हो, इंतकाल हो या अन्य चीजें, उसका फायदा हम असर तो है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से इस तरह की हड़तालें हमारे सामने आ रही हैं और उसकी वजह से असर जनता को पड़ रहा है। मैं लौटूंगी क्योंकि इस बीच देखिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं चर्चा का रुख। तहसीलदार लंबा समय कह सकते हैं इसे हड़ताल पर उतरे हैं, तो क्या ये बात अभी प्रद्युम्न जी ने भी कही कि एक अगर किसी अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है उसकी वजह से अगर तहसीलदार हड़ताल कर रहे हैं तो उनके साथ ये जो हड़ताल है उसे गलत तरीके से देखा जा सकता है पूरे मुख्यतः, लेकिन क्या कोई समन्वय बनाने के साथ साथ उनसे कुछ बातचीत कर बीच का रास्ता निकालने का प्रयास अब तक नहीं किया गया? दीपिका जी, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, अभी आपने भी बताया, सुनाया भी, मैं फिर आपको वही बात दोहराता हूं कि भ्रष्टाचार पे नायब सरकार की नीति है, जीरो टॉलरेंस की नीति है। किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी बात कि लोगों को, जनता को परेशानी हो रही है, आप बता रहे हैं, सरकार के संज्ञान में मामला है और आपने देखा होगा एसडीएम और डीआरओ को भी पावर दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि इसकी सहूलियत के लिए सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी संगठन अगर ये चाहे कि हम गलत काम करेंगे और उसके बावजूद हड़ताल करेंगे, सरकार पे दबाव बनाएंगे, तो ऐसा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी कहानी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ ऐसे चेहरे आप ही लोगों के, हाँ। नहीं, ये क्या कहानी बता रहे हैं? इनके समय में सीएलयू का क्या बोलबाला था हमको पता नहीं है क्या? इनको तो 3D का नाम दिया गया था, दरबारी। क्या हो रहा है भाई संदीप जी, अब क्या हो रहा है? ये भूल गए, दरबारी दामाद दिलरो की सरकार हुआ करती थी। ये किस तरीके की बात कर रहे हैं? इनकी तो बात ही नहीं है। देखो, हमारी सरकार में बात हो रही है नॉन स्टॉप हरियाणा, विकसित हरियाणा, डिजिटल हरियाणा। किस प्रकार से हम इस डिपार्टमेंट में आमूलचूल परिवर्तन करके प्रदेश की जनता को राहत दे सकते हैं, और वो हमने किया भी है। जिस काम के लिए पहले जनता को एक साल लग जाता था, चाहे डोमिसाइल बनवाना हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, रजिस्ट्री का हो, आज वो एक क्लिक में काम हो रहे हैं, समय नहीं लगता। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि अगर कोई भ्रष्टाचारी ये चाहे, सोचे भी कि हम गैंग बना के और सरकार को झुका देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। एक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के माध्यम से आइए, उनको अपना पक्ष रखना वो पक्ष रखेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार पे सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। किसी भी भ्रष्टाचारी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
कि वो फिर अपनी पहुंच कहीं तक भी दिखाए। अच्छा संदीप जी, ये भी बता दीजिए फिर कि कब तक मान लिया जाए कि तहसीलदारों की वापसी, क्योंकि आपने कहा कि अभी जिस तरह से आपने भी अपनी बात रखी है उससे तो स्थिति यही समझ में आ रही है कि अभी कोई बीच का रास्ता निकलने का कोई एक संकेत भी मात्र मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, सरकार ने एसडीएम को अलग से पावर दी है, डीआरओ को भी अलग से पावर दी है। आपको लगता है कि एसडीएम और डीआरओ को पावर देना प्रदेश की जो जनता है उसके लिए पर्याप्त होगा इस समस्या का हल निकाल पाना? बिल्कुल, जनता की सहूलियत के लिए कदम उठाया गया है, जनता की सहूलियत के लिए कदम उठाया गया है। और दूसरे पक्ष का भी अगर कोई बात ऐसी लगती है तो ऐसे तो तहसीलदारों की हड़ताल खत्म ही नहीं होगी, बात है ऐसे तो हड़ताल खत्म ही नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता जी, ऐसा नहीं होता। जनता की सहूलियत को भी ध्यान में रखा जा रहा है, दूसरा पक्ष है उसकी बात भी सुनी जा रही है। ऐसा नहीं है कि उसकी बात को इग्नोर किया जा रहा है, सभी की बात को मद्देनजर रखते हुए जो भी जनता की हित की चीजें होती है सरकार वही कार्य करती है। ठीक है गगन जी। मैडम जी, जो इन्होंने एसडीएम और डीआरओ को पावर दी है रजिस्ट्री की, देखो ये भी जो भाजपा के लोग एमएलए, एक्स एमएलए और इनके जो लोग हैं जो कॉलोनियां काट रहे हैं, ये रजिस्ट्रियां उन्हीं लोगों की होगी, आम गरीब आदमी का कुछ नहीं होने वाला इसमें। ये अगर इन्होंने रजिस्ट्री करनी है, अरे फुल पावर ऑफ अटॉर्नी की पावर दीजिए, कहा आज नोटिफिकेशन निकालिए तहसीलदार। ये फिर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, ये फिर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। नहीं, टोटली बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। नहीं कोई अरे भाई बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, बिना तथ्यों की आप बात कर रहे हैं। नहीं, कोई तथ्य नहीं, तथ्य जनता है। कृष्ण जी अपने फैक्ट्स और सोर्स भी बता दीजिए कि अगर आप किसी चीज को कोट कर रहे हैं और संदीप जी उसे अगर गलत बता रहे हैं तो उसको भी आप बता दीजिए, अपना ऑथेंटिसिटी भी प्रूव कर दीजिए। हाँ मैडम जी, ये इतने बड़े चैनल के ऊपर बैठ के इस तरीके के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के लोगों की रजिस्ट्रियों के लिए खुलवाया गया है। आप सोचिए, इनकी सोच देखिए, ये परिवारवाद, ये भाई भतीजावाद, ये क्षेत्रवाद, ये कांग्रेस की नसों में है। ये भाई भतीजावाद, ये परिवारवाद, ये क्षेत्रवाद, ये कांग्रेस की नसों में है। भाजपा के लिए प्रदेश का हर एक नागरिक बराबर है। सबसे भ्रष्ट सरकार अंतिम व्यक्ति तक विकास को मुख्य धारा से जोड़ना, अंतिम व्यक्ति को, ये हमारी। लेकिन संदीप जी, अगर इसी तरह लगातार देखिए डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे, पटवारी हड़ताल पर रहेंगे, तहसीलदार हड़ताल पर रहेंगे, तो कहाँ विकास होगा ये बताइए? आप मानते क्या इस तरह से? जनता सड़कों में क्यों है? जनता सड़कों में क्यों? जाना पड़ेगा कि अगर पटवारी भी हड़ताल पे थे तो उसका रीजन क्या था? आप अगर आप उस ये दो तरीके की बातें करते हैं। ये क्या करते हैं, भ्रष्टाचार फैल रहा है, फिर दूसरा बोलते हैं भ्रष्टाचार पे जब कार्रवाई होती है। तो शुरू में कह रहे थे कि अगर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है तो हम उसमें समर्थन देंगे। कार्रवाई होती है तो भी दिक्कत है, अदरवाइज ये बेबुनियाद आरोप आपके चैनल के ऊपर बैठ के लगाई रही। तो पहले आप इनका स्टैंड क्लियर कीजिए कि आप भ्रष्टाचारियों के साथ हैं कि प्रदेश की जनता के साथ हैं? आप भ्रष्टाचारियों के साथ हैं कि प्रदेश की जनता के साथ? आप ये बताइए सबसे पहले। देखिए संदीप जी, मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताता हूँ, कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल स्टैंड है, वो प्रदेश की जनता के साथ है। प्रदेश की जनता के हित में अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी कोई उनका शोषण करता है तो सरकार को एक्शन लेने का हक है, वो ठीक है। लेकिन इसमें ये बात सामने आती है मेरे भाई, आपने तो कहीं प्रशंसा नहीं की सरकार की। संदीप, ये अगर सरकार ने भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई की तो आपने कहा सराहना की? चाहे हिसार हो, करनाल हो, पानीपत हो, फरीदाबाद हो, पंचकुला, जो अवैध कॉलोनियां कट रही है वो मिली भगत सरकार और तहसीलदार मिली भगत से काट रहे मेरे भाई। और टाउन प्लानिंग का जो अधिकारी है आपके, मैं ये बात कह रहा हूँ, करनाल में एक मामला हुआ था, आपको याद होगा, विक्रम सिंह टाउन प्लानिंग अधिकारी थे, गरीब लोगों के मकान ढह देते थे और वो जो आपके लोग होते थे उनको उसमें, तहसीलदार भी अंदर गया उसमें, आपने पता होगा, और वो भी गया। देखो मिली भगत तहसीलदार गलत करेगा वो अंदर जाएगा ना। ये देखो दीपिका जी, इन्होंने खुद स्वीकार किया, इन्होंने खुद स्वीकार किया, आपके चैनल को ऊपर स्वीकार किया आदमी कि जिसने गलत किया वो एक मिनट पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए, वो अंदर जाएगा। यही बात हम बोल रहे हैं। संदीप भाई मेरी बात सुनिए, मैं आपके विरोधी थोड़ी हूँ, मैं तो जनता की बात बोल रहा हूँ।
तो कहने का तात्पर्य है कि तहसीलदार जो लोग हैं, जो अगर वो टाउन प्लानिंग अधिकारी से मिलके और वो अपने चहेते कॉलोनाइजर को मतलब, और जो उनके चेते नहीं, उनके तो मकान दादा से, और जो सेटिंग कर लेंगे उसको कुछ नहीं कहेंगे। ये मिली भगत आपकी सरकार में ही है, ये ना किसी पहले सरकार में थी। छोटा मोटा भ्रष्टाचार तो मुगलों के टाइम से इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रहा, लेकिन जो अमला डूबा ना इस सरकार में आपकी, ये प्रयोगशाला की जो सरकार आपने बना दी, नए नए प्रयोग करते हो मेरे भाई संदीप जी, उसे हमारा 5.5 मेरे ख्याल में 4 लाख करोड़ का कर्जा हरियाणा का हो गया होगा, बजट आपको बता देगा। तो ये क्यों होया? जब इतना रेवेन्यू आपकी सरकार सही है और जनता के काम भी ठीक हो रहे हैं, कर्जा भी बढ़ता जा रहा है और भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है। आपके मंत्री विज जी ने 1500 करोड़ का खुद का सैलरी घोटाला हुआ, बताओ। ये बात कह गई हमने किया, अरे भाई आपकी सरकार है तो आप भी तो करोगे, आप ही उजागर करोगे, हम तक तो कोई बात आएगी, हम जब भी तो बोल लेंगे। आपके मंत्री आपके राव नरवीर सिंह जी कह रहे थे गुड़गांव में, बोले भाई जो ये था अतिक्रमण हटा दिया, बाकी थानेदार उनसे मंथली लेते हैं। तो ये आपके कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहे हैं, बात बताओ हम क्या आरोप लगा रहे हैं? आप खुद आरोप लगा रहे हैं, आपके नीलवीर जी खुद कह रहे हैं भाई 1500 करोड़ का घोटाला हुआ, तो आप खुद कहते हो। अभी तक तो विपक्ष तो आंकड़ों से बोलता है, आपकी सरकार जो कहती है उसी से बोलता है। देखो एजेंसियां आपकी है, सीबीआई आपकी है, एनआईए आपकी, सीआईडी आपकी है, सिक्योरिटी आपकी है, तो हमारा तो कुछ नहीं है ना। तो आप नहीं बच सकते इन आरोपों से, आपकी सरकार आकंठ डूबी हुई है। और मैं ये कह रहा था, तो आप ये बात कहते हो तीसरी बार सरकार अगर आपकी बनी है, 29 लाख SIR का जो प्री प्लान चल रहा है हरियाणा के अंदर। चलिए ठीक है कृष्ण जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। 29 लाख वोटों की कटने की आशंका जाहिर करी है, इनका मैं जवाब दे सकता हूं, लेकिन आज जो विषय है नहीं, ठीक है, नहीं विषय नहीं है, नहीं टू द पॉइंट रहते हैं। कृष्ण जी मैं लौटूंगी आपके पास में। के पार्टी पर प्रद्युमन जी वो तो 15,000 वोट से आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए ना, मुद्दा SIR है और जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। पिछले 3 योजना से लगातार हारते हैं, एक करके बोलिए प्रद्युमन जी। आप अब इस मुद्दे पर जब हम सीधे जब चर्चा कर रहे हैं, तहसीलदारों की हड़ताल से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो यहाँ समझने वाली बात ये भी होगी कि अगर इन्हें हम इतिहास से जोड़कर देखें और उन हड़तालों से जोड़कर देखें, तो इस तरह की हड़ताल प्रदेश के राजस्व को कितना नुकसान पहुंचा दे। खासतौर पर इस हड़ताल को तो हम सीधा राजस्व से अगर जोड़ते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। देखो ऐसा है मैडम, इसमें सच्चाई ये है कि जो राजस्व जो सरकार को जाना है, वो तो जो रजिस्ट्रियां आज होनी है वो 10 दिन बाद भी हो सकती हैं, वो राजस्व की भरपाई तो हो जाएगी। लेकिन इसमें असली कहाँ अड़चन आएगी, जिन लोगों के आपस में सौदे हो चुके हैं जमीनों के और उनकी कोई डेट मुकर्रर है जिस दिन उनको रजिस्ट्री करवानी है, उस दिन अगर तहसीलदार नहीं बैठा, वो रजिस्ट्री उनकी नहीं हुई, तो उनके आपस में डिस्प्यूट शुरू हो जाएंगे। और आजकल हालात ये है कि अक्सर लोग एक दूसरे पर विश्वास करते ही नहीं, तो उसमें उनमें बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। सरकार को समय रहते इस चीज का तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए। राजस्व तो एक सेकेंडरी चीज है, राजस्व तो जिन लोगों को रजिस्ट्री करवानी है और जिनके डिस्प्यूट नहीं होंगे वो 10 दिन बाद भी करवा लेंगे, राजस्व तो तब भी मिलेगा प्रदेश की सरकार को। लेकिन जो डिस्प्यूट पैदा होगा लोगों में, जो प्रॉपर्टी डीलरों में या जिन्होंने खरीददार में या जो लेने वाला है उनमें, क्रेता और विक्रेता में, वो सबसे बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात, तहसीलदार जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाता है उनमें अगर किसी की कोई डेट चली गई, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये बहुत बड़ी बात है। और प्रदेश की सरकार को ये संज्ञान लेना चाहिए कि अगर तहसीलदार जैसे पद पर बैठा शख्स भी हड़ताल पर जा रहा है, तो आज हरियाणा प्रदेश जा किस तरफ रहा है? इस पर प्रदेश मुख्यमंत्री को सख्त से सख्त फैसला लेने की जरूरत है। राजस्व तो जो प्रदेश की सरकार को हम मानते हैं कि एक तो शराब से बहुत ज्यादा जो है राजस्व मिलता है, दूसरा रजिस्ट्रियों से मिलता है, लेकिन रजिस्ट्रियां तो 5 दिन बाद भी हो जाएंगी। असली वजह ये है कि जो डिस्प्यूट एक दूसरे में पैदा होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? बिल्कुल। और क्योंकि जिसकी डेट चली गई उसमें एक पार्टी अगर मना कर देगी और वो कोर्ट में खड़ी हो जाए,
दूसरी पार्टी, तो अपने आप वो मामला उनका लंबा खिंचता जाएगा और एक को हार नसीब होगी निश्चित रूप से। नुकसान इसमें जो तहसीलदारों की हड़ताल है, मैं सीधी और स्पष्ट बात बताऊं, इसमें सरकार की बजाय आम जनता का नुकसान है। आम जनता पिस रही है। बिल्कुल, देखिए जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो ऐसे में संदीप जी, आप जो आपने कहा कि एसडीएम और डीआरओ की नियुक्ति एक बात और इसमें ऐड कर देता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी 4 मांगों पे सहमति बन गई है, हड़ताल खत्म भी हो गई। मैं संदीप जी आती हूँ, कुछ बात अधूरी रह गई थी प्रद्युम्न जी की। प्रद्युम्न जी पूरा कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रदेश की सरकार ने कहा कि एसडीएम और डीआरओ को हम पावर दे रहे हैं, एसडीएम पर तो इससे और ज्यादा काम, उससे पहले ही बहुत से काम है। आज प्रदेश के अधिकारियों की और कर्मचारियों की ये हालात है कि उनके ऊपर काम का इतना बर्डन है, तरह तरह के काम है। और दूसरा एक बहुत बड़ा काम और भी आजकल ये चल पड़ा कि आए दिन प्रदेश के मंत्री जो है कहीं ना कहीं होते हैं और वहां तमाम अधिकारियों की ड्यूटियां लग जाती हैं, तो वो आम जनता तो काम कर ही नहीं पाते। ठीक है जी, यही सवाल मैं आगे बढ़ाते हुए संदीप जी, क्योंकि जब हम बात करते हैं जनता की और जनहित की, आप तक आवाज पहुंच पा रही है ना संदीप जी? ठीक है, अभी कुछ इशू है, मैं संदीप जी का रुख बाद में करती हूँ। कृष्ण जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है दीपिका जी? जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। तो संदीप जी, आपसे मेरा यही सवाल रहेगा कि जब बात, आपने एक तरफ कहा कि एसडीएम और डीआरओ की नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन उस पर भी प्रद्युम्न जी ने अपना क्लॉज ऐड किया कि ये तो हर कोई वाकिफ है कि एसडीएम के पास पहले से ही कितना काम रहता है, तो एक कार्यभार बढ़ेगा। लेकिन दूसरा, इन सभी चीजों के बीच में ऐसा नहीं है कि जो तहसीलदार हैं वो हमेशा ही बैठे रहेंगे हड़ताल पर, या हड़ताल भी खत्म होगी, ये भी फैक्ट है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में प्रदेश की जनता पिस रही है, उसका जवाब क्या देंगे? उसका खामियाजा जनता को क्या मिलेगा? जी दीपिका जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इस डिबेट में ही अभी न्यूज आ चुकी है कि हड़ताल खत्म हो गई है। कल से तहसीलदार, नायब तहसीलदार जो भी हड़ताल पे थे, कल से अपने काम पे लौट जाएंगे। ये अभी की खबर है। अभी ऐसी अपडेट मेरे पास तो नहीं आई है, लेकिन हम अपनी टीम से भी कंफर्म कर लेते हैं कि अगर ऐसा कुछ अपडेट आया है। आप कंफर्म कर लीजिए। तो सरकार की तरफ से डेफिनेटली जो पहल की जा रही थी उसी का नतीजा है। ये सरकार, अगर ऐसा हुआ है तो ये तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दबाव बना के, सरकार को झुका के अपने काम नहीं करवा सकती है। जो भ्रष्टाचारी होगा उसके ऊपर सरकार की तरफ से सख्त एक्शन किया जाएगा। नायब सरकार की भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस की नीति है। तो कोई भी अगर अपनी बात जबरदस्ती मनवाना चाहे तो वो नहीं होगा। जिसको भी परेशानी, वो अपने फैक्ट्स, वो अपने तथ्य सरकार के सामने रखे, और जब वो रखेंगे तो उनका समाधान होगा। और जब समाधान होगा तो उसी का नतीजा है कि अभी हड़ताल खत्म हो गई है। ठीक है कृष्ण जी, अब इस बात की खुशी मनाई जाए या क्या कहा जाए, हड़ताल खत्म होने के बाद, अभी संदीप जी, हालांकि हम वेरीफाई इसको भी कर रहे हैं न्यूज़ को, क्योंकि अभी तक इनपुट आया नहीं है, लेकिन अब जब खत्म हो ही गई है, संदीप जी बता रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? मैडम जी, मैं तो पहले ही बोल रहा था ना अपने चैनल, आपके चैनल के माध्यम से, कि पहली बार है नायब तहसीलदार और तहसीलदार हड़ताल पे गए हैं अपने साथी कुली उस पर कार्रवाई होने में भ्रष्टाचार की। तो ये तो मैं पहले कह रहा था भाई, शासन और प्रशासन, तहसीलदार और जो लोकल नेता इनके होते हैं, और इनके ट्रांसफर भी कैसे होते हैं तहसीलदारों के, सबने पता है। तो तहसीलदार यही तो बात कह रहे थे, भाई आप लोग सारा जब हमसे आप अपनी सरकार की बातें मत बताइए, ये सब आपके समय में होता था। तो ये सब नाटकबाजी, मीडिया भगत, ये क्या फैसला किया इन्होंने? भ्रष्टाचारी को छोड़ देंगे वापिस? क्या फैसला किया? या ऐसा तो कहीं नहीं किया, आप कुछ भी रजिस्ट्री मान लीजिए, जो सस्पेंड है वो तो सस्पेंड ही है ना। 5% सस्पेंड किया वो तो सस्पेंड ही है ना, उनको कहां से बाहर कर दिया? क्या जो सस्पेंड है वो तो सस्पेंड ही रहेंगे ना, बाहर किसने कर दिया? तहसीलों में जो परसेंटेज चलता है 5% है, वो क्या ऊपर जाएगा? क्या ये फैसला हुआ?
ये आपके समय में होता था, ये हमारी सरकार में नहीं। क्या फैसला हुआ है क्या फैसला हुआ है ये तो अब से थोड़ी देर बाद मालूम पड़ेगा कि अगर हड़ताल खत्म हुई है तो वो किस हर तहसील में होता है, किसी से पूछिए। ठीक है, क्या ऐसी बातें, क्या समन्वय बनाया गया है तहसीलदारों के सामने? ये तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये भी स्पष्ट होगा तो देखना ये भी जरूरी होगा कि एक्शन क्या लिया गया है और जो मांगे तहसीलदारों की ओर से रखी जा रही थी। आप संदीप जी इस पर भी जानकारी दे दीजिए फिर कि क्या इसको लेकर भी अपडेट है आपके पास में कुछ, कि जो मांगे रखी जा रही थी उनमें से कितनी मांगे मानी गई हैं? वो जो भी होगा वो समय के साथ बता दिया जाएगा, वो समय के साथ बता दिया जाएगा आपको, लेकिन अभी यही है। मैडम जी मांग 3 थी। एक तो जो मैं दीपिका जी आपके माध्यम से मैं सिर्फ आपसे बोलना चाहता हूँ, ये जो साथी प्रवक्ता हैं ये इस तरीके के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, परसेंट की बात करते हैं, कमीशन की बात करते हैं। आपको इन्हें टोकना चाहिए एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते। और उस मैं सबको टोक रही हूँ संदीप जी, जो हमारा टॉपिक है उसी पर हम बात कर रहे हैं और मैंने पहले भी रोका है, कृष्ण जी को भी यही बोला, टू द पॉइंट बात करते हैं। क्या लेना देना इस चीजों को अगर आप प्रूव कर सकते हैं तो ही तथ्यों के आधार पर बात करें, वरना इसके अलावा बात ना करें। अब मेरे पास समय कम है इसलिए मैं फाइनल कमेंट ले लेती हूँ। प्रद्युम्न जी फाइनल कमेंट इस मुद्दे पर फाइनल कमेंट कर दीजिए, क्योंकि देखिए अभी संदीप जी कह रहे हैं कि ये जो हड़ताल है वो खत्म हो गई है, हमारे पास अभी ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो अब इस पर आप किस तरह से फाइनल कमेंट करते हुए कंक्लूड करेंगे? तो जैसे बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया, अगर ऐसा है तो मैं तो बहुत बहुत बधाई दूंगा आपके चैनल को कि जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया और इसी डिबेट के बीच में ये खबर आई। निश्चित रूप से आपके चैनल ने जो ये बहस जरूरी है इस टॉपिक को उठाया, जिसकी वजह से सरकार को भी तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेना पड़ा। अगली बात मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरह का काम और इस तरह का एक वातावरण इस हरियाणा प्रदेश में बनाना चाहिए कि यहाँ किसी को हड़ताल करने की नौबत ही ना आए, और जिसने भी भ्रष्टाचार किया हो, जो भी रिश्वतखोरी कर रहा हो, वो चाहे कोई कितना बड़ा हो, उस पर तुरंत प्रभाव से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और भ्रष्टाचारियों पर, रिश्वतखोरों पर अगर सरकार कार्रवाई करती है तो उस पे प्रदेश के जो विपक्षी दल हैं उनको भी प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी की सराहना करनी चाहिए। ठीक है, मुख्यमंत्री की इसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया सामने आई है, पहले सुना देते हूँ, उसके बाद फिर मैं आती हूँ फाइनल कमेंट संदीप जी आपसे भी लूंगी।